Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today we are going to start chapter number 10, Establishing the Performance Management System. ये चैप्टर नंबर 10 का नाम है कि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टैब्लिश करना है, कैसे बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कारकर्दगी के निज़ाम को चलाने का जो सिस्टम है जो हम इस्टेब्लिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पर्पसेस क्या होंगे, उसके मकासद क्या होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम मकसद देखेंगे कि क्या होता है। पर्पसेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम दैट सीक्स टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस by evaluating the employee's efforts on the job, comparing it to standards and using those results to help employee improve। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीकाकार। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कारकर्दगी को मैनेज करने का सिस्टम है एम्प्लॉयज़ की, ये एक सिस्टम का पार्ट है जो डेट सीक जो चाहता है टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, उनकी हौसला अफजाई करे, उनको रीज़न दे टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कि वो अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। ठीक है, मैक्सिमम करें अपनी कारकर्दगी को बाय एवेल्युएटिंग द एम्प्लॉय एफर्ट ऑन द जॉब। अब ये कैसे किया जाएगा, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपनी कारकर्दगी को मैक्सिमम करे बाय इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय एफर्ट्स ऑन द जॉब। हम एम्प्लॉय की जो एफर्ट्स है, कोशिशें हैं जॉब के दौरान, उसको एवेल्युएट करेंगे, यानी कि उसका तज्जिया करेंगे, उसका अंदाज़ा लगाएंगे, उसका जायज़ा करेंगे। कंपेयरिंग इट टू द स्टैंडर्ड्स, फिर जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं आपके बॉस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग मैट्रिक में या एफएससी में स्टडी करते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि 90% से अब मार्क्स लेके आने हैं, तो वो स्टैंडर्ड बना देते हैं। उससे कम आए तो फिर आपको पता सिचुएशन कैसे होती है। तो अगर ज़्यादा आ जाए तो वो खुश होते हैं, इनाम भी मिलता है, अगर कम आ जाए तो पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो सिमिलर बिल्कुल वैसी सिचुएशन होती है। एम्प्लॉय की जॉब में जो एफर्ट्स होती है उनको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड यूजिंग दोज रिजल्ट टू हेल्प एम्प्लॉय इंप्रूव, और फिर उन रिजल्ट को यूज़ किया जाता है कि एम्प्लॉय की कारकर्दगी को कैसे बेहतर करना है। जैसे कि अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर आपको नई ट्यूशन लगवाई जाएंगी, मे भी कॉलेज चेंज कर दिया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी एक्टिविटीज़ को चेंज किया जाए ताकि आपकी परफॉर्मेंस में बेहतर आ सके या बेहतरी आ सके। तो सिमिलर सिचुएशन एम्प्लॉय के साथ भी होगी। We will start with the purposes of the system and move on to potential problem, मुमकिन मसाइल या मसले। हम चैप्टर का जो स्टार्ट है वो इसी से हो रहा है कि पर्पसेस हम देखेंगे कि इस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मकसद क्या है, और बाद में जो आने वाले मसाइल होते हैं इस सिस्टम के तहत उसको भी डिस्कस करेंगे, वो हम एंड में करेंगे। आगे चलते। You entered in your HRM class with intention to get good grade, but for that you need to know learning goals and objective of course। जैसे कि आप स्टूडेंट्स लोग HRM की क्लास में जाते हैं तो आपकी टेंशन यही होती है कि आपने अच्छे ग्रेड हासिल करने हैं। ठीक है, सिमिलर एम्प्लॉय की भी यही टेंशन होती है कि अच्छी कारकर्दगी करनी है ताकि अच्छी सैलरी मिले। बट इसके लिए कि अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि लर्निंग गोल्स क्या हैं, कि सीखने के मकासद क्या हैं, सीखना क्या है आपने। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, और कोर्स के मकासद क्या हैं, कोर्स के मकसद क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर आर नो लर्निंग गोल्स, नो ऑब्जेक्टिव, नो टाइम फ्रेम ऑफ लर्निंग एंड नो वन टू एवेल्युएट योर हार्ड वर्क फेयरली, यू माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन अगर आपको लर्निंग गोल्स ही नहीं पता, ठीक है, कि आपने क्या लर्न करना है, आपको उसके गोल्स ही नहीं पता, मकसद ही नहीं पता कि कोर्स के क्या हैं, और ना कोई टाइम फ्रेम बताया गया है कि इस दौरान के अंदर अंदर आपने सीखना है और पेपर या एग्ज़ाम्स देने हैं, और आपको इवेल्युएट करने वाला आपके हार्ड वर्क को, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको इवेल्युएट करने वाला फेयर, इंसाफ के साथ आपको इवेल्युएट ही नहीं करता। कितना बुरा लगता है कि जब ना पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स आ जाएं और पढ़ने वाले के मार्क्स ना आए, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये सिस्टम चल कैसे रहा है। ना कोई मकसद बताए जा रहे हैं, ना कोई टाइम फ्रेम है, मर्जी से पेपर लिया जा रहा है, कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं बताया जा रहा हमें। कहाँ हमें बताया गया था कि आफ्टर 45 लेक्चर एग्जाम्स होंगे, लेकिन उन्होंने 30 लेक्चर के बाद एग्जाम कर दिए, और कोई सही तरीके से हमें मार्क्स भी नहीं दे रहा, एवेलुएट भी नहीं कर रहा। तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ आर नॉट मच डिफरेंट, एम्प्लॉयज़ भी आपसे मुख्तलिफ नहीं होते। जब उनके काम को कोई सही तरीके से एवेल्युएट ना कर रहा हो, जब उनको सही तरीके से गोल्स ना बताए जा रहे हों, उनको उनके टास्क ना बताए जा रहे हों, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनकी सिचुएशन भी बिल्कुल आप जैसी होती है स्टूडेंट्स की होती है जब मार्क्स सही नहीं आते, तो सेम सिचुएशन होती है। आगे चलते हैं।
एम्प्लॉय स्टार्ट अ जॉब वांटेड टू डू वेल। कोई भी जब एम्प्लॉय अपना काम स्टार्ट करता है तो वो बेहतर काम ही करना चाहता है, बट ही और शी या सब दे नीड टू नो, लेकिन उनको जानना पड़ता है देयर परफॉर्मेंस को, उनकी कारकर्दगी के गोल्स क्या हैं, उन्होंने क्या कारकर्दगी करके दिखानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर लोगों को बताया नहीं जाता कि आपका काम क्या है। हाउ लॉन्ग दे हैव टू अकॉम्प्लिश दोज गोल, कितना टाइम फ्रेम उनके पास है कि उन्होंने ये गोल उस दौरान के अंदर अकॉम्प्लिश करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब भी वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हाउ दे विल बी इवेल्युएटेड, that the evaluation will be fair and the level of competency they need to achieve, किस तरह से इवेल्युएट किया जाएगा, उनको अंदाज़ा लगाया जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेट द इवेल्युएशन विल बी फेयर, कि जो इवेल्युएशन है, आपका जो एनालिसिस किया जा रहा है आपके काम का, क्या वो फेयर है या नहीं है। द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस दे नीड टू अचीव, क्या काबिलियत चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब जानना एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है, तब भी वो जॉब पे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। This example highlights two important purposes of appraisal process: goal setting and feedback. अब ये जो एग्जाम्पल जो हाईलाइट की गई है, ठीक है, कि एम्प्लॉय को क्या क्या जानना जरूरी है, इसके अब इससे दो इंपॉर्टेंट मकसद हमारे पास निकले हैं। किसके? अप्रेजल प्रोसेस के। अप्रेजल क्या होता है? इवेल्युएट और रेटिंग करने का प्रोसेस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करने का प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट मकसद हमारे पास निकले हैं। पहला गोल सेटिंग, कि गोल सेट करने हैं, कि आपने एम्प्लॉयज़ के गोल सेट करने हैं कि गोल्स हैं क्या, एंड फीडबैक, और फिर उनके गोल्स के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूएट करके, उसको अप्रेजल करके फीडबैक देनी है, राय देनी है, ताकि वो मोटिवेट हो सकें, या इम्प्रूवमेंट की राय देनी है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल are the evaluation instrument that provides feedback to employee on how well they have progressed toward achieving the goals of their position. अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? जो ये अप्रेजल प्रोसेस है, कारकर्दगी का अप्रेजल, ये इवेल्युएटिंग या रेटिंग सिस्टम है क्या? ये बेसिकली इवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास एक टूल है जो प्रोवाइड करता है फीडबैक, जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय के बारे में, कि हाउ वेल दे हैव प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द गोल, कि कितना बेहतर वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ये अप्रेजल जो है, हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये हमें फीडबैक देता है, राय देता है अपनी पोजीशन के हिसाब से। Often these goals and performance measure are mutually set between employees and supervisor. अब ये अक्सर जो आप एम्प्लॉयज़ के गोल्स होते हैं, या जो परफॉर्मेंस मैयर की जाती है, किस तरह से मैयर करनी है, क्या तरीक़ेकार होगा, ये एम्प्लॉई और सुपरवाइज़र, जो आपका बॉस होगा, मैनेजर होगा, वो मिल के तय करते हैं कि इतने गोल होने चाहिए, इससे ज़्यादा गोल ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा सुपरवाइज़र ही सेट करता है। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में अक्सर एम्प्लॉयज़ की राय भी ली जाती है और मिल के गोल सेट किए जाते हैं, और परफॉर्मेंस के मेजरमेंट, यानी कि क्या पैमाइश की जाएगी, कैसे पैमाइश की जाएगी, वो भी मिल के ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अप्रेजल प्रोसेस के, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हम एम्प्लॉय की कारकर्दगी को रेट करेंगे, दो मकसद बताए गए हैं, गोल सेटिंग और फीडबैक। आगे कुछ एडिशनल मकासद बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। द फीडबैक प्रोवाइड बाय द परफॉर्मेंस अप्रेजर रिगार्डिंग एन एम्प्लॉय एफर्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर टू एडिशनल पर्पसेस: मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब जो फीडबैक प्रोवाइड की जा रही है, राय कायम की जा रही है एम्प्लॉय के बारे में, उनकी कारकर्दगी को रेट करने के बाद, रिगार्डिंग एम्प्लॉयज एफर्ट, जो उसने कोशिशें की हैं, एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, और वो कोशिशें जो उसकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई हैं, इसके दो एडिशनल मकसद हमारे पास निकलते हैं जो हम फीडबैक देते हैं। पहला, मोटिवेशन, के एम्प्लॉय को और मोटिवेट किया जा सके। दूसरा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की तरक्की की जा सके, उनकी स्किल्स वगैरह बढ़ाई जा सके। अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डेवलपमेंट की जाएगी। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमल है। इसमें एम्प्लॉय की तमाम कारकर्दगी की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कि वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें एम्प्लॉय की कारकर्दगी के बारे में तमाम डॉक्यूमेंटेशन बन जाते हैं, हमारे पास उनका चिट्ठा चाठा मिल जाता है कि वो क्या करता रहा है और क्या कर रहा है। तो ये बेसिकली मकसद है हमारे पास, पर्पस इज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे हम रेटिंग करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, अप्रेजल करते हैं उसकी कारकर्दगी को, गोल सेट करते हैं, फीडबैक बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, पर्पस इज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड पे पहुंचता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।
Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is the appraisal process. Basically ये चैप्टर नंबर 10 है HRM का और आज हम देखेंगे अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. The appraisal process is a way to focus communication on how effectively an employee's efforts help to accomplish organization या organizational objectives. अब अप्रेजल प्रोसेस जो है ये बेसिकली इज अ वे, ये एक तरीकाकार है टू फोकस कम्युनिकेशन, जिसमें हम कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं ऑन हाउ इफेक्टिवली, कि कैसे इफेक्टिवली एंड एम्प्लॉई एफर्ट, कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉई की जो एफर्ट्स होती हैं हेल्प टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वो मददगार साबित होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के मकासद हासिल करने में. कि अप्रेजल जो है वो बेसिकली ये बताएगा कि आपकी एफर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हासिल करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमारे लिए मददगार साबित होंगी. तो अप्रेजल बेसिकली इवेल्युएशन करेगा उन एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स को और उनको बताएगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और क्या उनमें करेक्टिव एक्शन चाहिए. Appraisal process start with a well-designed job and clearly communicated performance standard as illustrated in the figure in the next slide and result in recognition of the effort or assisting the employee to redirect efforts in more efficient way to achieve the objective. अब जो अप्रेजल प्रोसेस है कि हम इवेल्युएशन करेंगे एम्प्लॉय की एफर्ट्स की, उसका जो पूरा अमल है वो शुरू होता है कि सबसे पहले अपने वेल डिज़ाइन जॉब करनी है. ठीक है, कि जॉब को पूरा डिज़ाइन करके उनके सामने पेश करना है कि ये आपकी जॉब है. एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और जो परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के मैार हैं वो आपने कम्युनिकेट कर देने हैं कि हमें इस मैार की परफॉर्मेंस चाहिए आपकी. जैसे हम 9th-10th के बच्चों को कहते हैं कि 90% से अबव मार्क्स चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड बनाए हैं वो आपने कम्युनिकेट कर देने हैं. एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में पूरा प्रोसेस बनाया है वो देख लेंगे हम. तो इससे क्या होगा, एक तो रिकॉग्निशन मिलेगी एम्प्लॉयज़ को उनकी एफर्ट्स की. ठीक है, अप्रेजल करने से अगर उनकी एफर्ट्स अच्छी होंगी तो रिकॉग्निशन मिलेगी, इनाम वगैरह मिल जाएगा. और हम असिस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय को कि वो अपनी एफर्ट्स को बेहतर वे से करे अगर कोई कमी रह गई है अप्रेजल के दौरान जब हमने एवेल्युएट किया, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकें. तो ये बेसिकली अप्रेजल प्रोसेस है. अगली स्लाइड में हम पूरा प्रोसेस को देख लेते हैं. तो उसके 6 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स विद एम्प्लॉयज़. सेकेंड स्टेप कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन. थर्ड स्टेप है मैयर एक्चुअल परफॉर्मेंस. फोर्थ कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. और फिफ्थ स्टेप है हमारे पास डिस्कस द अप्रेजल विद एम्प्लॉय. और फाइनली इफ नेसेसरी इनिशिएट करेक्टिव एक्शन. अब ये 6 के 6 स्टेप क्या हैं, हम वन बाय वन इनको अगली स्लाइड में देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के कारकर्दगी के मैार आप बता दें कि वो क्या होंगे, कि जॉब जो करेंगे वो तो उसका मैार कितना होना चाहिए. जिस तरह मैंने कहा कि 9th-10th और एफएससी के बच्चों को कहा जाता है कि 90% से अबव मार्क्स लेने, ये आपका स्टैंडर्ड है. द अप्रेजल प्रोसेस बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन द अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल. अब ये अप्रेजल प्रोसेस जो है एम्प्लॉय की एफर्ट्स को एवेल्युएट करने का जो अमल जो है ये स्टार्ट होता है. सबसे पहले हमने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना है कि मैार बनाने हैं कि वो क्या होंगे, और वो जो मैार हैं वो किसके अकॉर्डेंस होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो गोल है उसके मुताबिक होने चाहिए. जो इंटायर स्ट्रेटेजिक गोल वो होते हैं जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे अमल किए जा रहे होते हैं, उनके हिसाब से हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाने ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अचीव हो सके. दीज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स शुड आल्सो बी क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव इनफ टू बी अंडरस्टूड एंड मेजर्ड. जो परफॉर्मेंस के मैार होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, ये बिल्कुल क्लियर आपने बताने हैं. ठीक है, कोई उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए कि बात सही तरीके से पहुंची नहीं. एंड ऑब्जेक्टिव इनफ टू बी अंडरस्टूड एंड मेजर्ड. और ये फैक्ट बेस होने चाहिए कि इनको हासिल भी किया जा सके. ऐसे ना बात कर दी जाए, ऐसे ना स्टैंडर्ड बना दिए जाएँ. तो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होने चाहिए, फैक्ट बेस होने चाहिए, जिनको समझा जा सके, जिनको मेजर भी किया जा सके, जिनकी पैमाइश भी की जा सके. टू ऑफन अक्सर का अदब होता क्या है, स्टैंडर्ड आर सब्जेक्टिव और अनक्लियर नीड इंप्रूवमेंट. जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैार होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, इमोशनल बेस होते हैं, फैक्चुअल बेस नहीं होते, जिनको हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किया जा रहा होता है. अनक्लियर होते हैं, सही तरीके से बताए नहीं जा रहे होते, और इन स्टैंडर्ड्स की इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है. तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने स्टैब्लिश करने हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेप, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन. अब जो स्टैंडर्ड यानी कि जो उम्मीदें हमने बना रखी हैं, जो एक्सपेक्टेशन हमें एम्प्लॉय से हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं, वो कम्युनिकेट करना, एम्प्लॉय को बताना. ठीक है. वंस
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर इस्टेब्लिश, एक दफ़ा परफॉर्मेंस के मेयार इस्टेब्लिश कर दिए जाएँ, ठीक है, कि हमने एफएससी में 90% मार्क्स लेने हैं। अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसका टारगेट है कि आपने इस साल 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 10 लाख की सेल करके आनी है, या इतने प्रोडक्ट्स आपने बेचने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि मेरा हर वक्त यही एक स्टैंडर्ड होता है कि किसी तरह हर मंथ $100 बन जाए, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं हो पाता वो, ठीक है, क्योंकि स्टडी वाला चैनल है तो लोग कम ही देखते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि इस यहाँ तक पहुँच पाए किसी ना किसी तरीके से। इट इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट दीज एक्सपेक्टेशन। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो एक्सपेक्टेशन, जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, वो अपने एम्प्लॉय तक क्लियर पहुँचाएं। जैसे ऊपर हमने मेंशन किया था, एम्प्लॉय शुड नॉट हैव टू गेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। एम्प्लॉय को गेस करने की ज़रूरत नहीं है और ना उसको गेस करना पड़े। अब ये ना हो कि हम उनको बता ही नहीं रहे कि हमारी एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड क्या है, वो खुद से गेस करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको गेस नहीं करवाना चाहिए, हमें खुद कम्युनिकेट करना है कि हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं। एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड्स कैन बी कम्युनिकेटेड इन रिटन इंस्ट्रक्शन एंड वीडियो एक्सेट्रा। अब ये जो एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड हैं, जो हमने मेयार बनाए हैं उनकी कारकर्दगी के, ये हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ईमेल कर सकते हैं, या वीडियो बना के दे सकते हैं कि ये आपके मेयार हैं, ये काम आपने करने हैं और ये इस महीने के एंड तक पूरे होने चाहिए। तो किसी भी तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट जो हमारे पास आगे वो है मैयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने अपने एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको अब मैयर करना है। Many job elements like productivity may be easy to measure, but some important skills can be difficult to measure objectively, like teamwork, communication, leadership. Many job element, बहुत से जॉब के एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक पार्ट है प्रोडक्टिविटी, कि पैदावार कितनी गई है। इसको मेजर करना बड़ा आसान होता है कि एम्प्लॉई कितने प्रोडक्ट्स बना रहा है, कितनी पैदावार कर रहा है। मिसाल के तौर पर उसको कहा गया है कि आज के दिन में आपने 10 लैपटॉप बनाने हैं और वो 10 लैपटॉप बना के दे रहा है, तो बड़ा आसान है इस चीज़ को मेजर करना कि यार उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी बेहतरीन है। बट कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो होते हैं उनको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसी काबिलियतें, कैसी महारत होती हैं जिनको मेजर करना ऑब्जेक्टिवली फैक्चुअल बेस पे बड़ा टफ हो जाता है। जैसे कि टीम वर्क, क्या वो टीम वर्क करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, इसको मेजर करना ज़रा टफ हो जाता है। हर किसी की अपनी राय होती है, ठीक है, तो इसको ज़रा मेजर करना टफ हो जाता है। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ओरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स, ईच हैज़ इट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब हम पूरी कारकर्दगी को मेजर करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी, टीम वर्क को भी, कम्युनिकेशन को भी, लीडरशिप को भी, तो हम पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हैं एम्प्लॉय को, हम उसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स बना सकते हैं, अदाद व शुमार की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, ओरल रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लोगों से ज़ुबानी सुन के उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिटन रिपोर्ट्स बन सकती हैं। इन तमाम चीज़ों से हम मेजर कर सकते हैं उनकी एक्चुअल कारकर्दगी क्या है। हर तरीका कार की परफॉर्मेंस को मेजर करने के अपने स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और वीकनेसेस भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम मेजर कर लेंगे उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। हमने अब उनकी कारकर्दगी को मेजर कर लिया, पैमाइश कर ली उसकी, अब हम उसको कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस के साथ, उनकी कारकर्दगी क्या है और जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, हमने जो उम्मीदें लगाई थी, एक्सपेक्टेशन, क्या वो उस पर पूरा उतरे या नहीं उतरे। द फोर्थ स्टेप इन द अप्रेजल प्रोसेस इज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। चौथा स्टेप यही है कि अप्रेजल प्रोसेस का, एम्प्लॉय के एवेल्युएशन का, कि हम कंपेयर कर लेंगे, मुआवजा कर लेंगे उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। दिस स्टेप नोट डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो स्टेप है ये नोट करता है कि डेविएशन कितनी है, कि फ़र्क कितना आ रहा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। जो कारकर्दगी हमने सेट कर रखी है, मेयार बना रखा है, उसके अंदर और एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आ रहा है, ये सब चीज़ें नोट कर ली जाती हैं। अगर फ़र्क नहीं आ रहा तो ये भी नोट कर लिया जाता है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। सबसे मुश्किल स्टेप, कि अपने अप्रेजल को जो आपने वैल्यूएट किया है उसको एम्प्लॉय से डिस्कस करें, क्योंकि ये मुश्किल स्टेप इसलिए है, इसमें नेगेटिव व पॉजिटिव इमोशंस नहीं कर रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो एम्प्लॉय को गुस्सा भी आ सकता है और वो कह सकता है कि नहीं आपका अप्रेजल ही ठीक नहीं है, सेक्टर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं बाजू का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहना है, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस इज एवेल्युएशन ऑफ एन अदर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड एबिलिटी। हम इसमें परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट करेंगे दूसरे इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन की, क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, उसकी एबिलिटी क्या है। द अप्रेजल डिस्कशन कैन हैव नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव मोटिवेशनल कॉन्सिक्वेंसेज। मैंने वही बात की, जो अप्रेजल का डिस्कशन हम करेंगे एम्प्लॉय के साथ, इसका
नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है और मोटिवेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके। या अब हम डिस्कस करेंगे, या तो वो मोटिवेट हो जाएगा और बेहतर काम करने के लिए, या वो मोटिवेट हो जाएगा और गलत काम करने के लिए। क्या इतनी मेहनत की है फिर भी अप्रेजल में नेगेटिव बातें आ रही हैं, अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट ना किया गया तो फिर वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशनल कॉन्सिक्वेंस नताइज निकल सकते हैं अप्रेजल की डिस्कशन के दौरान। अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और परफॉर्मेंस में लीड टू इमोशनल ओवरकमिंग बोथ पार्टीज, अ पुअर वे फॉर इवैल्यूएशन टू बी हैंडल्ड। वही बात कि ओपिनियन में फ़र्क हो सकता है परफॉर्मेंस की, कि जो अप्रेजल बना रहा है और जो जिसके ऊपर हो रहा है वो दोनों में फ़र्क हो सकता है ओपिनियन का, ठीक है। जिससे इमोशनल ओवरकमिंग बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज इमोशनल हो सकती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं। तो पुअर जो वे है इवैल्यूएशन का उसको हैंडल करना चाहिए, यही बात यहाँ पे की जा रही है। When emotions take calm in these meetings, employee satisfaction in the process may increase and carry over into future job activities, where both the employees and supervisor have opportunities for ongoing feedback in an effort to fulfill job expectation. When emotions take calm, जब जज्बात काम में हो, ठीक है, इन मीटिंग्स के दौरान एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन द प्रोसेस में इंक्रीज, एम्प्लॉय की जो इत्मीनान है वो बढ़ सकता है। हमें इमोशनली काम रखना होगा अपने एम्प्लॉय को ताकि वो सेटिस्फाई फील कर सके, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान, और इंक्रीज कर सके अपनी फ्यूचर जॉब एक्टिविटीज़ की। अगर कोई कोताहियाँ भी हैं तो उनको काम रखना है और उनको सेटिस्फाई फील करवाना है ताकि फ्यूचर में वो बेहतर कैरी ओवर कर सके अपने काम को, ठीक है। बोथ पार्टीज़ को, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो सुपरवाइजर, उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आने वाले वक्त में भी फीडबैक कर सके और अपनी जॉब की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। तो हमने सिचुएशन को काम रखना होता है। लेकिन अब फर्क क्या है? ऑफ कोर्स बिल्कुल, conveying good news is considerably easier for both the appraiser and employee and then conveying bad news। अगर अच्छी खबर है, अप्रेजल अच्छा है, तो उसको कम्युनिकेट करना बड़ा आसान है। एम्प्लॉय भी खुश, अप्रेजल भी खुशी से बता रहा होगा, ठीक है, कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, सारा काम ठीक है। जब बैड न्यूज़ होती है तो बात बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमने इस 5वें स्टेप में डिस्कस करना है एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन को, अप्रेजल को, उसके साथ। फाइनली हमारे पास आ जाता है इनिशिएट करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरी है कि कोई करेक्टिव एक्शन लेने हैं तो वो लीजिए, ठीक है। कन्वे करने के बाद अगर कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई टीचिंग करनी है, उनको कोई स्किल सिखाना है, तो करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द फाइनल स्टेप इन द अप्रेजल इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन वेयर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरत हो तो वहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शन लेने होंगे। ये हमारे 6ठे स्टेप का मेन काम है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। Corrective action can be two types. One is immediate and deal predominantly most mainly with symptoms, ठीक है, predominantly, and the other is basic examine cause। दो तरह के हम corrective action ले सकते हैं, एक तो फौरन जल्दी से, ताकि जो बड़ा अजीब सा एक वर्ड है, प्रीडोमिनेंटली, जो मोस्टली और मेनली सिम्टम्स को के साथ डील करेगा, ठीक है। अब ये नहीं डील करेगा कि रीज़न क्या आती है। अब मिसाल के तौर पर बुखार बच्चे को बार बार हो रहा है, तो आप इमीडिएट करते हैं कि मेडिसिन खिलाते हैं, पैराडोल खिलाते हैं, बुखार को ख़त्म कर देते हैं। बुखार हो क्यों रहा है ये नहीं देख रहे, उसको ख़त्म नहीं कर रहे। तो ये पहला तरीका है इमीडिएट का। सेकंड तरीका आपके पास यह है कि आप बेसिक करें, एग्जामिन करें कोर्स को, वजह क्या बनती है, ठीक है, प्रॉब्लम की, कि क्यों नहीं एम्प्लॉय ठीक तरीके से काम कर पा रहा, तो उसकी मेन रीज़न को ढूंढना। ये होता है दूसरा तरीका हमारे पास। इमीडिएट करेक्टिव एक्शन इज ऑफन डिस्क्राइब एज पुटिंग आउट फायर। जो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन इसको डिस्क्राइब किया गया कि आग को बुझा देना फौरन से। वेयर बेसिक करेक्टिव एक्शन टचेज द सोर्स ऑफ डिविएशन एंड सीक टू एडजस्ट द डिफरेंट परमानेंटली। लेकिन जो बेसिक करेक्टिव एक्शन है वो टच करता है सोर्स ऑफ डेविएशन, कि कहाँ से फ़र्क पैदा हो रहा है, क्यों ये डिफरेंस आ रहा है हमारी स्टैंडर्ड के अंदर और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अंदर, के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की जो है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है फ़र्क क्यों आ रहा है, उसकी सोर्स को ये पता लगाते हैं और परमानेंटली के लिए एडजस्ट करते हैं उस मसले को। तो यहाँ पे हमारा छठा स्टेप जो है इनिशिएट करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी, वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा अप्रेजल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is evaluating performance with absolute standards। हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे विद एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, टोटली स्टैंडर्ड्स के मेयार के ऊपर, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड की तरीके से। ये बेसिकली HRM का चैप्टर नंबर 10 है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 3 अप्रोचेस
नुक्ताए नज़र एग्जिस्ट फॉर डूइंग अप्रेजल। 3 नुक्ताए नज़र हमारे पास हैं, 3 अप्रोचेज हमारे पास हैं एम्प्लॉय की अप्रेजल के लिए, उसकी कारकर्दगी को जांचने के लिए हमारे पास 3 तरीक़ेकार हैं। एम्प्लॉय कैन बी अप्रेज अगेंस्ट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, रिलेटिव स्टैंडर्ड और आउटकम। अब हम एम्प्लॉय को अप्रेज कर सकते हैं, उसका अप्रेजल कर सकते हैं 3 तरीक़ेकार से, जो 3 नुक्ता नज़र हमारे पास हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, जो हमारे टॉपिक का नाम भी है, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस विद एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की बुनियाद पे, टोटली स्टैंडर्ड मयार की बुनियाद पे जो हमने मयार कायम किए हैं, या जो हमने आप कह सकते हैं कि गोल्स बनाए हैं, या जो हमने टारगेट बनाए हैं, उनकी बुनियाद पे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करेंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास है रिलेटिव स्टैंडर्ड, कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के बीच में, तब हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तीसरा आउटकम, नताइज रिजल्ट की बुनियाद पे हम करेंगे। तो पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के ऊपर है। नो वन अप्रोच इज ऑलवेज बेस्ट, ईच हैज़ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कोई भी अप्रोच जो है वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं और कुछ वीकनेसेस भी हैं। तीनों जो अप्रोचेज हैं उनमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। तो तीनों को हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेस्ट हैं, बस तीनों अच्छे सही हैं लेकिन कुछ खामियों और खूबियों के साथ। तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, जो तरीक़ेकार हम देख रहे हैं वैल्यूएट करने का, वो क्या है। मेजरिंग एंड एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। हम पैमाइश करेंगे एम्प्लॉय की कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को, अगेंस्ट किसके मुखालिफ, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जो मेयार, जो टारगेट हमने बनाए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशन हमें उनसे, उनके खिलाफ हम उनकी परफॉर्मेंस को पैमाइश करेंगे। दिस प्रोसेस असेसेस एम्प्लॉय जॉब ट्रेट और बिहेवियर। ये जो अमल है एवेल्यूएशन का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, ये जो एम्प्लॉय की जो जॉब है उसकी जो खसूसियात हैं, ट्रेट्स, उनको असेस करती है, उनको जायज़ा लेती है और उनके बिहेवियर जो चाहिए जॉब्स के लिए उसका जायज़ा लेती है। इंक्लूडिंग इन दिस ग्रुप आर फॉलोइंग मेथड। अब ये जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है, इसमें मुख्तलिफ मेथड हमारे पास है एम्प्लॉय को एवेल्यूएट करने के। द नंबर 1 हमारे पास है द क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। ये क्या होता है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। द चेकलिस्ट, ये भी एक तरीक़ाकार है। ग्राफिक रेटिंग स्केल, फोर्स चॉइस एंड बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये तमाम तरीक़ेकार हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के। वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। कोई ख़ास इंसिडेंट हो जाए, कोई नाजुक वाक़या हो जाए, उस दौरान एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अप्रेजल करके देखेंगे। ठीक है। अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट फोकसेस ऑन की बिहेवियर्स। अब ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तरीक़ाकार है जो फोकस करता है की बिहेवियर्स, आपका बर्ताव, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन डूइंग अ जॉब इफेक्टिवली एंड डूइंग इट इनइफेक्टिवली। कि जो फ़र्क करे, आपका बिहेवियर पे फोकस करेगा, की बिहेवियर पे जो फ़र्क करे कि क्या आप काम इफेक्टिवली कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं, या इनइफेक्टिवली कर रहे हैं, या गैर बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आपका तरीक़ेकार सही नहीं है। तो ये फोकस करता है बिहेवियर के ऊपर। अक्सर कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ वाक़यात हो जाते हैं, आप उस वक्त कैसे बिहेव करते हैं उस पर फोकस किया जा रहा होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज दैट इट लुक्स एट बिहेवियर। अब जो स्ट्रेंथ क्या है इसकी, कि ये बिहेवियर पे फोकस करती है, ना कि बातों पे, कि आपका एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है, ये उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, एक्शन पे फोकस करती है, ना कि वर्ड्स पे। एडिशनली, list of critical incidents provides a rich set of examples that can be used to point out which employee behavior are desirable and which ones call for improvement. अब इसके बरक्स के वो बिहेवियर पे फोकस करती है, ये तो एक स्ट्रेंथ है। क्रिटिकल इंसिडेंट प्रोवाइड करती है हमें लिस्ट, रिच और सेट ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारी मिसालों की लिस्ट हमें प्रोवाइड करती है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखने के लिए कि कौन सा डिज़ायरेबल था और कौन से एम्प्लॉय के बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ हादसात में वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो हम उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा उनका बिहेवियर डिज़ायरेबल है, हमारी कंपनी के हक में बेहतर है, और कौन सा बेहतर नहीं है। इस ड्रॉबैक्स आर द अप्रेजल मस्ट रेगुलर राइट दीज इंसिडेंट डाउन एंड डूइंग दिस ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। अब लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, वीकनेस क्या है, कि अप्रेजल जो कि इवेल्युएट कर रहे हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसको रेगुलरली बेस पे तमाम इंसिडेंट को रिटर्न डाउन करना होगा, लिखना होगा कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है तमाम इंसिडेंट्स के दौरान, और ये डेली करना होगा या वीकली बेस करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि डेली हम अपने एम्प्लॉय का अप्रेजल कर रहे हों। तो एक तरीका हमारे पास ये है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। सेकेंड हमारे पास है चेकलिस्ट अप्रेजल। ठीक है। हम चेक लिस्ट देख लेते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या वो हमारी लिस्ट पे पूरा उतर रहा है, यस या नहीं उतर रहा, नो। इन द चेक लिस्ट अप्रेजल
The evaluator uses a list of behavioral description and checks of behavior that apply to the employee. The evaluator merely goes down the list and check of yes or no to each question. अब चेकलिस्ट अप्रेजल क्या है? इसमें जो इवेल्युएटर होता है, जो तज्जिया या जायजा कर रहा होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, वो एक लिस्ट बनाता है बिहेवियर डिस्क्रिप्शन की, बिहेवियर की तफसील की एक लिस्ट बना देता है एंड चेक करता है एम्प्लॉय का बिहेवियर, क्या उसने अप्लाई किया या नहीं किया। अब इसमें इवेल्युएटर जो होता है वो मोस्टली क्या करता है, लिस्ट को चेक करता है, यस और नो पे टिक कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, आर सुपरवाइजर ऑर्डर यूजुअली फॉलोड, क्या जो सुपरवाइजर है एम्प्लॉय का या जो मैनेजर है उसका ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉय उसको फॉलो करता है या नहीं, यस या नो बस लिख देना है। सिमिलर, डज द इंडिविजुअल अप्रोच कस्टमर प्रॉम्प्टली, ठीक है, क्या जो इंडिविजुअल है क्या वो कस्टमर को खुद अप्रोच कर रहा है बढ़ चढ़ के, प्रॉम्प्टली खुद आगे बढ़ के, यस या नो पे आंसर कर देना है। इसी तरह सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। डज द इंडिविजुअल सजेस्ट एडिशनल मर्चेंडाइज टू कस्टमर, क्या हमारा जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर को एडिशनल मर्चेंडाइज यानी कि ज़्यादा सामान खरीदने के लिए सजेशन देता है कि ये उनके लिए ज़रूरी है, ये उनके लिए ज़रूरी है, यस या नो। इस तरह सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए जाते हैं और हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि वो फॉलोइंग बिहेवियर जो हमने चेक लिस्ट में बना रखे हैं उस पर अप्लाई कर रहा है, यस या नहीं कर रहा, नो। तो इस तरह हम इवेल्युएट कर सकते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल। अब ये क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली इस तरह से होता है जब आपको एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाएं, टोटली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, टोटली सेटिस्फाइड, इस तरह से जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल बन जाता है। अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट लिस्ट ट्रेट्स एंड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच। अब ये एक कारकर्दगी का जांचने का तरीकाकार है जिसमें हम ट्रेट्स और परफॉर्मेंस रेंज की एक लिस्ट बना देते हैं, जो खसूसियात हमें चाहिए, जो कारकर्दगी की रेंज हमें चाहिए उसकी लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, हर एक खसूसियात की और हर एक परफॉर्मेंस की। रेटिंग स्केल्स कैन बी यूज टू असेस फैक्टर्स सच एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, जॉब नॉलेज, कोऑपरेशन, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी, अटेंडेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड एंड इनिशिएटिव। अब जो रेटिंग स्केल है इसको यूज़ किया जाता है कि हम असेस कर सकें मुख्तलिफ फैक्टर, जैसे कि सच है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, क्या क्वांटिटी है या क्या क्वालिटी है काम की, या क्या क्वांटिटी और क्वालिटी है जॉब के नॉलेज की, क्या आपके पास वर्क का, आपके काम का नॉलेज कितना है, आपकी कोऑपरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, आप कितने वफादार, लॉयल्टी है, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, आपकी अटेंडेंस कितनी है, सच्चाई कितनी है, इंटीग्रिटी कितनी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, इनिशिएटिव, आप खुद आगे बढ़ के काम करते हैं या नहीं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की जाती है। अब इसकी भी एक मिसाल नीचे दी गई है, जैसे कि ये यहाँ पे है परफॉर्मेंस फैक्टर, आप अगर माउस को देखेंगे परफॉर्मेंस फैक्टर और यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग दी गई है। क्वालिटी ऑफ वर्क इज द एक्यूरेसी, स्किल्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, कि काम की क्वालिटी क्या है, एक्यूरेसी कितनी है, स्किल्स कैसे हैं, या काम कंप्लीट हो रहा है, ये परफॉर्मेंस फैक्टर है। और यहाँ पे रेटिंग दी गई है कॉन्सिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्टरी, के स्किल, एक्यूरेसी और काम जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं हो रहा, अनसेटिस्फैक्टरी है, या ओकेजनली अनसेटिस्फैक्टरी, कभी कभी अनसेटिस्फैक्टरी हो जाता है, या लिखा हुआ है कॉन्सिस्टेंटली सेटिस्फैक्टरी, समटाइम्स सुपीरियर, बाज़ औक़ात वो अपनी काबिलियत और एक्यूरेसी से बढ़ के काम करता है, और कॉन्सिस्टेंटली सुपीरियर, हर वक्त ही बेहतर काम करता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस फैक्टर दे दिया गया है और यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग दी गई है। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ वर्क इज द वॉल्यूम ऑफ वर्क डन इन द नॉर्मल वर्क डे, कितना काम जो है वो दिन में किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो नॉर्मल डे में कितना है, उसके बीच 5 ऑप्शन देगी। सिमिलर, जॉब नॉलेज इज इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट, क्या जॉब नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन जो है से ताल्लुक़ रखती है आपके काम से, क्या इंडिविजुअल को उसके बारे में पता है क्या नहीं पता, तो उसके बारे में भी 5 आपको स्केल रेटिंग्स दे दी गई हैं और आपने उस पर टिक करना होता है। तो ये हमारे पास ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल एक आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा तरीक़ेकार है, वो है फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल। आपको फोर्स किया जाएगा कि 2 नतीजों में से एक चुनना लाजमी है, ठीक है, जो अप्रेजल होगा। ये इतना ज़्यादा नहीं इसको यूज़ किया जाता, लेकिन ये भी एक तरीकाकार है कि आपको या तो यस कहना है या फिर नो कहना है, 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपने चुननी ही चुननी है। जैसे कि आप किसी या तो आप आज स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी अपनी क्लास अटेंड करें, या जो बंक करके दोस्त पिकनिक मनाने जा रहे हैं उनके साथ जाएं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपने चुननी है क्लास अटेंड करें या आप पिकनिक मनाने जाएं, 2 स्टेटमेंट में से एक आपको चुननी ही चुननी है। इस तरह से फोर्स चॉइस अप्रेजल 2 ऑप्शन दे दी जाते हैं, उसमें से आपको एक चुनना होता है।
A performance evaluation in which rater must choose between two specific statement about an employee work behavior. ये कारकर्दगी को इवेल्युएट करने का तरीका है जिसमें जो रेटर होता है यानी कि जो अप्रेजल कर रहा है उसको चूज करना पड़ेगा दो स्टेटमेंट के दरमियान, दो बयानात के दरमियान एम्प्लॉय के वर्क बिहेवियर को। ई स्टेटमेंट में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल, जो स्टेटमेंट वो चुनेगा वो एम्प्लॉय के फेवर में भी हो सकती है या वो अनफेवरेबल भी हो सकती है, क्या वो काम ठीक कर रहा है या वो काम ठीक नहीं कर रहा। आप इस तरह से दो स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये फोर्स चॉइस अप्रेजल भी एक तरीके का है जिसमें रेटर जो है दो स्टेटमेंट के बीच बता देगा कि ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है। फाइनली हमारे पास आखिरी आ जाता है बिहेवियरल एंकर्ड टाइड अप रेटिंग स्केल। टोटली बिहेवियर की बुनियाद पे कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है उसके बुनियाद पे हम उनको रेट कर रहे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बार्स भी कहा जाता है। बी फॉर बिहेवियरल, ए फॉर एंकर्ड, आर फॉर रेटिंग और एस फॉर स्केल। अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक दैट जनरेट्स क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड डिवेलप बिहेवियरल डिमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है जिसमें क्रिटिकल इंसिडेंट जनरेट किए जाते हैं और फिर डिवेल्प किया जाता है बिहेवियरल डिमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस कि आप कौन सी बिहेवियर की डिमेंशन दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस के दौरान। द इवेल्युएटर अप्रेज बिहेवियर रेदर देन स्ट्रेट। अब इवेल्युएटर क्या है, वो अप्रेज कर रहा है, वो जायजा कर रहा है आपके बिहेवियर का, आपकी खसूसियात का नहीं, जॉब की खसूसियात का नहीं, आपकी जॉब की बिहेवियर का कि आप अपना क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं किसी खास इंसिडेंट के दौरान, और उसी बुनियाद पे वो आपको अप्रेज करेगा, इवेल्युएट करेगा आपकी कारकर्दगी को। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस विद एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड मेयारों की बुनियाद पे हम एम्प्लॉय को इवेल्युएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से तमाम स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक के रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is evaluating performance with relative standards. लास्ट लेक्चर में हमने एवेल्युएट किया था परफॉर्मेंस को एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड से और अब हम करेंगे रिलेटिव स्टैंडर्ड से। ये बेसिकली एचआरएम का चैप्टर नंबर 10 है, एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज का टॉपिक जो है हम वो स्टार्ट करते हैं, एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस विद रिलेटिव स्टैंडर्ड। The second general category of appraisal methods compares individual against other individual. ये सेकंड अमूमी कैटेगरी है अप्रेजल की, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की, जिसमें हम इंडिविजुअल्स के खिलाफ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम किसी रिलेटिव स्टैंडर्ड, यानी कि रिलेटिव वैसे उर्दू में मीनिंग होता है रिश्तेदार। जैसे आप लोगों का कंपैरिजन अपने रिलेटिव्स के साथ किया जा रहा था कि उसके बेटे ने इतने मार्क्स लिए, उसने इतने मार्क्स लिए, इसी तरह इंडिविजुअल के अगेंस्ट इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाएगा। जैसे कि हम फुटबॉल में देखते हैं रोनाल्डो और मेसी को, और क्रिकेट में देखते हैं बाबर और कोहली को। इसी तरह से ये जो इवेल्युएशन है यहाँ पे होती है। इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉय की कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, जायजा करेंगे उसका, बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे कि उसकी क्या कारकर्दगी थी और उसके साथ वाला दूसरा एम्प्लॉय जो सेम काम करता है उसकी क्या कारकर्दगी है, दोनों को कंपेयर करके हम इवेल्युएट करेंगे। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द relative method are group order ranking, individual ranking and paired comparison। जो तीन तरीक़ेकार हैं जो अपनाए जाते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो एक हमारे पास है ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग, इंडिविजुअल रैंकिंग और पेयर कंपैरिजन। वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग। हम एक ग्रुप बना देते हैं और सबको उस ग्रुप में डाल के कह देते हैं कि ये बेहतर है, ये पुअर है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे बहुत सारे लोगों को एक ही साथ हम क्या कह सकते हैं कि हम इवेल्युएट कर देते हैं एक ही साथ में। इसमें ज़्यादातर ये नहीं होगा कि एक ही बेस्ट है और एक ही लोवेस्ट है, ऐसा नहीं है, हम ग्रुप्स बना देते हैं। तो ग्रुप ऑर्डर में रैंकिंग की जाती है यहाँ पे। ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग रिक्वायर्स द इवेल्युएटर टू प्लेस एम्प्लॉयज इनटू अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सच एज द टॉप 20%। अब ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग में रिक्वायर क्या होता है कि जो इवेल्युएटर होता है, जो जायज़ा करने वाला होता है, वो प्लेस कर देता है एम्प्लॉयज़ को इन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, एक ख़ास दर्जा बंदी के अंदर, सच है तो टॉप 20%। जो 20-20% जो एम्प्लॉय हैं वो टॉप जो हैं वो इस कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, अब वो 20 जो टॉप है उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। अब इसमें ये नहीं पता कि उन टॉप 20 में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, सबको ही बेहतर करार दे दिया गया है। The advantage of this group ordering is that it prevents raters from inflating balloon of their evaluation so everyone looks good।
तो अब इसका एडवांटेज क्या है इस ग्रुप ऑर्डरिंग का, कि ये प्रिवेंट करती है रेटर को, जो इवेल्युएट कर रहा है उसको, फ्रॉम इन्फ्लेटिंग ब्लोन अप देयर इवेल्युएशन, कि वो ब्लोन अप ना कर दें अपनी इवेल्युएशन को, सारे राज ना खोल दें, ऐसा ना लगे कि इवेल्युएशन जो है वो गलत की गई है, सब ही ठीक लगे। ठीक है, जैसे कि टॉप 20% ये हमारे एम्प्लॉयज हैं तो सब ही अच्छे लगे। अब टॉप कह सकते हैं कि ये लोवेस्ट ग्रुप है तो सब ही बुरे लगे, कोई एक अकेला जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे, तो इस हिसाब से सब सही लगेगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस विद रिलेटिव स्टैंडर्ड की, वह इंडिविजुअल रैंकिंग। इंडिविजुअल एक शख्स की रैंकिंग की जाती है, इसमें ग्रुप बंदी नहीं की जाती। एक बेस्ट होगा, एक लोवेस्ट होगा, 1 2 3 4 लाइन आप कर सकते हैं कि टॉप 10 आप इंप्लॉयज देख रहे हैं, 10 को इवेल्युएट करना है तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये, और लास्ट में ये, इस तरह से इसमें होता है बेसिकली। इंडिविजुअल रैंकिंग रिक्वायर द इवेल्युएटर मेनली टू लिस्ट इंप्लॉयज इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब इंडिविजुअल रैंकिंग में इवेल्युएटर जो होता है उसको क्या करना होता है, उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो मेनली एक लिस्ट बना दे इंप्लॉयज की, और उसमें ऑर्डर बना दे कि ये हाईएस्ट लेवल का इंप्लॉय है, ठीक है, बेस्ट इंप्लॉय है, और ये लोवेस्ट लेवल का एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर 30 इंप्लॉयज हैं तो 30 की लिस्ट बना दें कि नंबर 1 ये है, और फिर तरतीब में 30 तक ले आए, इससे पता चलेगा बेस्ट कौन है और लोवेस्ट कौन है। इन दिस प्रोसेस ओनली 1 एम्प्लॉय कैन बी रेटेड बेस्ट। इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय को ही आप बेस्ट रेट कर सकते हैं कि ये बेहतरीन है, बाकी सारे इससे कम है। इसमें कोई ग्रुप बंदी नहीं है कि ये टॉप 20 है या ये लोवेस्ट 20 है, ऐसा नहीं होता। If the evaluator must appraise 30 individuals, this method assumes the difference between the first and second employee is the same as that between the 21st and 22nd employee. अगर इवेल्युएटर जो है वो 30 एम्प्लॉय या 30 इंडिविजुअल का अप्रेज बना रहा है, उसका जायजा कर रहा है, तो ये मेथड यही अज्यूम करता है जो डिफरेंस पहले और दूसरे एम्प्लॉय में होगा, नंबर 1 के एम्प्लॉय में और नंबर 2 के एम्प्लॉय में, सेम डिफरेंस नंबर 20 फर्स्ट एम्प्लॉय में और नंबर 22 एम्प्लॉय में होगा। ठीक है, यानी कि फ़र्क उतना ही होना चाहिए, फ़र्क ज़्यादा नहीं होना, ये नहीं है कि किसी का फ़र्क ज़्यादा है, सेम लेवल की दर्जाबंदी होनी चाहिए कि इस फर्स्ट और सेकंड में जितना फ़र्क है उतना ही 21st और 22nd में फ़र्क भी होना चाहिए, उन दोनों की क्वालिटीज़ के बीच में, परफॉर्मेंस के बीच में। ठीक है, इवन तो सम ऑफ दीज एम्प्लॉय में बी क्लोजली ग्रुप्ड, दिस मेथड टिपिकली अलाउज फॉर नो टाइट। ऐसा भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल क्लोजली ग्रुप्ड हो, एक जैसे ही हो, उनकी मेहनत एक जैसी हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन इसमें कोई टाई नहीं होता। बेस्ट होगा, लोवेस्ट होगा, बीच में काउंटिंग कर दी जाएगी कि कौन किस नंबर पे है, कोई भी टाई नहीं होगा एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल रैंकिंग होती है। लास्ट हमारे पास कौन सी है, उसको कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन। हम 5-6 एम्प्लॉयज को इकट्ठे रख लेंगे और उनकी किसी खसूसियात पे आपस में उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। The paired comparison method select one job trait and then compare each employee in a group with the other. अब पेयर कंपैरिजन में हम सेलेक्ट करते हैं कोई जॉब की खसूसियात, जैसे कि हम एक खसूसियात निकाल लेते हैं क्रिएटिव और इनोवेटिव, ठीक, तख्लीकी भी है और जिद्दत भी है। ठीक है, अब ये एक हमारे पास खसूसियात है और हम कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को ग्रुप के अंदर कि किस में ये खसूसियात किससे बेहतर है और किससे कम है। इस तरह के कंपैरिजन को कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन। ठीक है, अब in the paired comparison 5 employees are being compared for their innovation and creativity on the job। हमने एक नीचे एग्जांपल दी गई है कि इसमें 5 एम्प्लॉय को हमने कंपेयर करना है, उनका पेयर्ड बना लिया है और उनको हम कंपेयर करेंगे किस खुसूसियात की बुनियाद पे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जॉब के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लस मीन्स द एम्प्लॉय बीइंग रेटेड इज बेटर देन कंपैरिजन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय को हमने प्लस दे दिया है तो इस मीन के वो जिस एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो उससे बेहतर है। द माइनस मीन द एम्प्लॉय बीइंग रेटेड इज वर्स देन कंपैरिजन एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय को माइनस दिया जा रहा है किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन करते वक्त, तो हम कहेंगे कि ये एम्प्लॉय जो है ये इससे बेहतर नहीं है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप डायग्राम देख सकते हैं, जॉब स्किल्स इवेल्युएटेड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हम जॉब की स्किल है एक, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इसकी बुनियाद पे 5 एम्प्लॉय के नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिए गए, एडमिर, बेटी, कार्मेन, डांटे, इमिली। अब एडमिर को पहले हम सबके साथ कंपेयर करके देख लेंगे इस खसूसियात की बुनियाद पे। ठीक है, कि इनोवेशन और क्रिएटिव, एडमिर को पहले हमने एडमिर से किया तो वहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि एडमिर खुद ही है। बेटी को माइनस दिया, कार्मेन को माइनस दिया, डांटे को माइनस दिया, एमिलियो को भी माइनस दिया, यानी कि कोई भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में एडमिर से बेहतर नहीं है, एडमिर इन सबसे बेस्ट है, ये हमें पता चल गया। दूसरा हमने देख लिया बेटी को। ठीक है, बेटी के साथ अब हम सबको कंपैरिजन करेंगे। एडमिर तो हमें पहले ही पता है कि वो बेस्ट है, तो उसके बाद जो साइन होगा वो प्लस का होगा कि वो बेटी से बेहतर है।
नेक्स्ट हमारे पास बैटी है तो बैटी को कंपेयर नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास है कारमेन, कारमेन को प्लस दिया गया कि कारमेन भी बैटी से बेहतर है। नेक्स्ट है डांटे, डांटे को माइनस का साइन दिया गया बैटी के कंपैरिजन, यानी कि बैटी जो है वो डांटे से बेहतर है। इसी तरह इमिलियो, इमिलियो को प्लस साइन दिया गया है तो इमिलियो भी बैटी से बेहतर है। एडमिर, कारमेन और एमिलियो तीनों बैटी से इनोवेशन और क्रिएटिविटी में बेहतर हैं, लेकिन जो डांटे है वो बेहतर नहीं है। इसी तरह कारमेन को भी किया जाएगा, डांटे को भी किया जाएगा, एमिलियो को भी किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन किससे बेहतर है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि एडमिर जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, और इससे हमारा कंपैरिजन हो गया है। इस तरह से आप बाकियों को भी कैटेगरीज को देख के पता लगा सकते हैं कौन किससे बेहतर है, कौन किससे बेहतर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं वैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस विद रिलेटिव स्टैंडर्ड, कि आपने किसी दूसरे के मेयार के हिसाब से अपने मेयार को इवेल्युएट करना कि आपकी कारकर्दगी कैसे है। तो इसमें जो इवेल्युएटर होता है वो ग्रुप उठा लेता है, 10-12 एम्प्लॉयज या 1-2 एम्प्लॉयज उठा के आपस में उनका कंपेयर कर देगा और इवेल्युएट कर देगा कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर थी। 3 टाइप्स थी, तीनों हमने देख ली और यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is using achieved outcomes to evaluate employee। ये employee performance evaluation का तीसरी हमारे पास अप्रोच है, यूजिंग अचीव्ड आउटकम टू evaluate employee, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द थर्ड अप्रोच टू अप्रेजल मेक्स यूज टू अचीव्ड परफॉर्मेंस आउटकम। तीसरी अप्रोच है हमारे पास अप्रेजल की, ठीक है, इवेल्युएट करने की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को में, जिसमें यूज़ किया जाता है अचीव परफॉर्मेंस आउटकम कि कारकर्दगी से क्या नतीजे हासिल किए गए हैं, उन नतीजों की बुनियाद पे, उन आउटकम्स की बुनियाद पे, रिजल्ट की बुनियाद पे हम इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय को। Employees are evaluated on how well they accomplished a specific set of objectives determined as critical in the successful completion of their job। एम्प्लॉय को एवेल्युएट किया जाता है, उनका जायज़ा एनालिसिस तज्जिया किया जाता है कि ऑन हाउ वेल दे अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक ख़ास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव मकासद को कंप्लीट किया है, अचीव किया है या अकॉम्प्लिश किया है, हासिल किया है, जो कि डिटरमिन किए जाते हैं एज अ क्रिटिकल, बहुत ही ख़ास, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही ज़रूरी उनकी जॉब की कंप्लीशन की कामयाबी के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जो है उनकी काम की कामयाबी के लिए ज़रूरी होते हैं, किस तरह से वो उनको अचीव करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं, उसकी बुनियाद पे एम्प्लॉय को एवेल्युएट, उसका एनालिसिस किया जा रहा होता है। दिस अप्रोच में बी रेफर टू एज गोल सेटिंग, इस अप्रोच को गोल सेटिंग भी रेफर किया जा सकता है, इज़ मोर कॉमनली रेफर्ड, इसको लेकिन आम जुबान में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO भी कहा जाता है। ये एक मैनेजमेंट का टॉपिक भी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से एम्प्लॉय और मैनेजर मिल के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, फिर एम्प्लॉय किस तरह से उनको अचीव करता है, उनके आउटकम्स की बेस पे उसको वैल्यूएट किया जाता है, फीडबैक दी जाती है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या, थोड़ा सा डिफाइन किया गया है हमने MBO को। अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इंक्लूड म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स सेटिंग एंड इवेल्युएट बेस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये एक परफॉर्मेंस कारकर्दगी को इवेल्युएट करने का, अप्रेज करने का तरीकाकार है, जिसमें इंक्लूड है म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मिल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेट किए गए हैं मैनेजर के थ्रू और एम्प्लॉयज़ के थ्रू, एंड इवेल्युएशन, और फिर इवेल्युएट किया जाता है इन ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे कि एम्प्लॉय ने हासिल किए या नहीं किए, बेस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, के जो खास ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं क्या उनकी अटेनमेंट हुई है, कामयाबी हुई है एम्प्लॉय के थ्रू या नहीं हुई है, इसी बेस पे इवेल्युएट किया जाएगा। आगे चलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स इन MBO प्रोग्राम। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के अंदर जो हमें हेल्पफुल होते हैं अप्रेजल के लिए, अब वो देख लेते हैं। 4 इंग्रेडिएंट, 4 अज्जा जो हैं वो बड़े कॉमन हैं, आर कॉमन टू MBO प्रोग्राम। नंबर 1 स्पेसिफिक गोल, मखसूस और मुख्तसर गोल होने चाहिए, टू द स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्लियर कट बात ना करें और अगले को परेशानी हो समझने में और सही तरीके से गोल भी अचीव ना हो पाए।
पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, मिलके डिसीजन मेकिंग करनी है एम्प्लॉय और मैनेजर या बॉस ने। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर जो क्लियर होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस फीडबैक, अपनी कारकर्दगी के बारे में राय भी देनी है। लेट्स ब्रीफली लुक एट ईच ऑफ दीज, इन सब पॉइंट्स पे, एलिमेंट्स पे हम थोड़ा सा ब्रीफली मुख्तसर देख लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास है स्पेसिफिक गोल्स। द ऑब्जेक्टिव इन एमबीओ शुड बी कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉम्प्लिशमेंट। ऑब्जेक्टिव जो एमबीओ के अंदर पेश किए गए हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव हमने पेश किया वो शुड बी कंसाइज, वो मुख्तसर होने चाहिए। उनकी जो स्टेटमेंट है वो तहरीर जो है, जो हम चाहते उम्मीद करते हैं अकॉम्प्लिशमेंट करे एम्प्लॉई, वो तहरीर जो है वो मुख्तसर होनी चाहिए। इट इज़ नॉट एडवोकेट, ये बात सिर्फ काफ़ी नहीं। मिसाल के तौर पे कि आप कह दें मेनली टू स्टेट अ डिज़ायर टू कट कॉस्ट, इंप्रूव सर्विस और इंक्रीज क्वालिटी, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार अपनी खर्चे जो हैं वो कम करें, सर्विस को इम्प्रूव करें, क्वालिटी को इंक्रीज करें, सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है। इनको कंसाइज करें, इनको क्लियर करें, ठीक है। सच डिज़ायर नीडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू टेंजिबल ऑब्जेक्टिव। इन डिज़ायर को, इन ख्वाहिशात को जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कॉस्ट को कट करें, इंप्रूव सर्विस करें, इंक्रीज क्वालिटी करें, इनको हमने टेंजिबल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने इनको करके दिखाना है, सिर्फ ये बातें नहीं है, हमने इनको टेंजिबल ठोस सूरत में करके दिखाना है। तो अब हम कैसे इसको बयान करेंगे? डेट कैन बी मैयर एंड इवेल्युएटेड, जिनको हम मैयर भी कर सकें और इवेल्युएट भी कर सकें। फॉर इंस्टांस, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू कट डिपार्टमेंटल कॉस्ट बाय 8%, कि आपको कॉस्ट कट करनी है जितनी भी अभी हो रही है 8% अब कम करनी है इससे। तो यहाँ पे कॉस्ट कट जो है वो क्लियर बता दिया कि 8% कम करनी है। इम्प्रूव सर्विस, अब अपनी सर्विस इंप्रूव करें, कस्टमर सर्विस हो सकता है, जो भी खामियां हैं उसको प्रूव करें, बताएं कि किस डिपार्टमेंट में खामी है, उस सर्विस को इम्प्रूव किया जाए। इसी तरह इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, डिफाइन किया जाए कि किस क्वालिटी में हम इंक्रीज चाहते हैं। क्वालिटी के बारे में हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर जो हम नेक्स्ट आगे करने वाले हैं उसमें डिफाइन करेंगे। तो आपने क्लियर बताना है कि गोल है क्या, सिर्फ ये नहीं बता देना कि जनाब कॉस्ट कट कर दें, कितनी करें ये भी बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 8%। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, मिल बांट के डिसीजन लेनी है। एमबीओ ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट यूनिलेटरी सेट बाय द बॉस एंड असाइन टू एम्प्लॉय। जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में बनाए जाते हैं, जो एम्प्लॉय को हासिल करने हैं, वो यूनिलेटरी अकेला बॉस नहीं बनाता और असाइन करता एम्प्लॉय को। रेदर इसके बजाय एमबीओ रिप्लेसेस इम्पोज गोल विद पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग। जो एमबीओ है उसने रिप्लेस कर दिया कि जो गोल इम्पोज किए जाएंगे वो पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग बनाए जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय और बॉस मिलके बनाएंगे और फिर उसको एम्प्लॉय जो है वो अपने ऊपर इम्पोज करवाएगा। पहला तरीका होता था बॉस बना देता था और इम्पोज कर देता था, लेकिन अब जो इम्पोज गोल हैं इनको खत्म कर दिया गया कि ज़बरदस्ती आपने इम्पोज नहीं करने, गोल्स को सेट करना है, दोनों ने मिलके फिर इम्पोज कर देना है, ठीक है। द मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंटली चूज द गोल्स एंड एग्री ऑन हाउ दे विल बी अचीव। मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो मिलके चूज करते हैं गोल्स को, कौन से गोल चूज करने हैं, क्या हदफ होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और फिर किस तरह से उनको अचीव करना है, ये सब मिल बांट के किया जा रहा होता है। तो एमबीओ ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया कि जो एक एग्रेसिव बॉस होते थे, जो डेडलाइन भी अच्छी नहीं देते थे, मुश्किल टास्क दे देते थे, अब दोनों मिल के कर रहे होते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हो जाता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, each objective has a concise time in which it is to be completed, typically 3 months, 6 months और ईयर। हर ऑब्जेक्टिव को एक कॉन्साइज मुख्तसर टाइम दिया जाए जिसमें उसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। आप बताएं कि 3 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है या साल का टाइम है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताएं भाई, ये नहीं कहना कि जल्द से जल्द कर दो यार तुम्हारे पास टाइम है आराम से करो, ये नहीं, आपने पूरा टाइम फ्रेम बताना है कि किस दौरान आपने ये काम करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने अरसे के अंदर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मखसूस टाइम पीरियड होना चाहिए। फाइनली परफॉर्मेंस फीडबैक, आपकी कारकर्दगी के बारे में आपको फीडबैक दें, राय दें, एवेल्युएट करें। द फाइनल इंग्रेडिएंट इन एमबीओ प्रोग्राम इज कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड गोल। कि आखिरी जो अज्जा है एमबीओ के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, वो यही है कि आपको मुसलसल कंटिन्यूअस फीडबैक दी जाए, राय दी जाए आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, आपकी गोल्स के बारे में। आइडियली ऑनगोइंग फीडबैक अलाउ इंडिविजुअल टू मॉनिटर एंड करेक्ट देयर ओन एक्शन। जो सबसे बेहतर है, आइडियली ये है कि आइडियल बात यह है कि अच्छी बात यह है कि जो ऑन गोइंग फीडबैक होता है, जो मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस के बारे में राय दी जा रही होती है, इससे होता है क्या कि जो इंडिविजुअल होता है वो मॉनिटर कर पाता है अपने एक्शंस को और फिर उनको करेक्ट कर पाता है। उनको बता दिया जा रहा होता है कि यार आपके गोल्स ये अभी तक अचीव नहीं हुए, टाइम फ्रेम कंप्लीट होने वाला है, ये इशू है वगैरह वगैरह, तो इससे वो अपने एक्शन को करेक्ट कर लेते हैं फ़ौरन से। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारे पास एमबीओ का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, यूज अचीव आउटकम टू इवेल्युएट एम्प्लॉय,
कि किस तरह से हम नतीजों को इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय को एवेल्युएट करने के लिए, उसमें एमबीओ प्रोग्राम का क्या काम है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is factor that can distort appraisal। हमने फैक्टर्स देखने हैं, अनासिर देखने हैं, कुव्वतें देखनी हैं डेट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल, जो डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, मीन्स के बिगाड़ पैदा कर सकती हैं अप्रेजल के अंदर, एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन के अंदर। हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। द अप्रेजल प्रोसेस कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। अप्रेजल का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे अनासिर की वजह से उसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है, उसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है, लिविंग द रिजल्टिंग अप्रेजल मीनिंगलेस, और फिर जो अप्रेजल का रिजल्ट होगा वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अप्रेजल में बिगाड़ पैदा कर सकते हैं जिससे उसका रिजल्ट जो होगा वो मीनिंगलेस होगा। Evaluators need to be aware of the factors that can cause problem with the process and take care to eliminate their influence। Evaluator जो होते हैं, जो कि अप्रेजल कर रहे होते हैं एम्प्लॉय का, नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्टर्स। उनको जो फैक्टर्स हैं जो डिस्टॉर्टेड करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं अप्रेजल के अंदर, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम की वजह बनते हैं इस अमल के साथ, पूरे अप्रेजल के। और इनको टेक केयर भी करना है कि इनका जो इन्फ्लुएंस है वो अप्रेजल के ऊपर ना पड़े, यानी कि अपना ज़ाती इंटरेस्ट हो गया या अपनी इमोशनल फीलिंग्स होगी वो भी अप्रेजल के ऊपर असरअंदाज ना हो। ये इवैल्यूएटर को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन द रियल वर्ल्ड, असली हकीकी दुनिया में, द पर्पज ऑफ अप्रेजल प्रोसेस ऑफन गेट लॉस्ट एंड मल्टीपल स्टेप इन द प्रोसेस आर स्किप्ड बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। अब रियल दुनिया में जो अप्रेजल का मकसद होता है वो अक्सर लोग खो देते हैं उस मकसद को। मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं अप्रेजल के अंदर वो रोक दिए जाते हैं बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कि फटाफट अप्रेजल करना होता है, फीडबैक लेनी होती है, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत सारे स्टेप रह जाते हैं और अप्रेजल बिल्कुल मीनिंगलेस रह जाता है, ठीक है। लेट्स सी फैक्टर नेम्स दैट डिस्टॉर्ट द अप्रेजल प्रोसेस। वो फैक्टर के नाम देखते हैं जो बिगाड़ पैदा करते हैं अप्रेजल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो असरअंदाज होते हैं अप्रेजल के प्रोसेस के अंदर। तो हमारे पास डायग्राम है, डिस्टॉर्शन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, बिगाड़ पैदा करना, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास लियंसी फैक्टर है, लियंसी एरर लिखा हुआ है, यहाँ पे हालो एरर लिखा हुआ है, सिमिलैरिटी एरर है, लो अप्रेजल मोटिवेशन हमारे पास है, सेंटर टेंडेंसी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर और इनएप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स। ये तमाम फैक्टर जो है इनको वन बाय वन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले है लियंसी एरर, ठीक है। लियंसी एरर कहते हैं नरमी, कि आपके दिल में नरमी पैदा हो गई और आपने अप्रेजल जो है वो अच्छा दे दिया, ठीक है, जबकि अच्छा नहीं था। तो एवरी वैल्यूएटर हैज हिज और हर ओन वैल्यू सिस्टम दैट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अप्रेजल आर मेड। हर इवैल्यूएटर का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है जिन चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अप्रेजल आर मेड। उनके जो अपने रूल्स हैं, अपने वैल्यूज़ हैं, उनके हिसाब से वो मेयार बना लेते हैं और अप्रेजल, जिसका अप्रेजल हो रहा होता है यानी कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को उस बेस पे मैयर कर रहे होते हैं या इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। सम वांट टू सी द बेस्ट इन एवरीवन एंड इन्फ्लेट रेटिंग जस्ट अ बिट। कुछ ऐसे इवैल्यूएटर होते हैं जो सब में अच्छा देखना चाहते होते हैं, किसी में बुराई नहीं देखते, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं रेटिंग को, जस्ट अ बिट, थोड़ा बेहतर कर देते हैं, हाई कर देते हैं, रेस कर देते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस एवरेज से बेहतर थी, अच्छी थी, चाहे वो एवरेज थी लेकिन इन्होंने अच्छा दे दिया उसको। दिस इज कॉल्ड लीनियंसी एरर। इसी को लीनियंसी एरर कहा जाता है, नरमी का एरर, कि आपने नरमी दिखाई और जो हमारा अप्रेजल है वो ठीक नहीं आया। Organizations have attempt to reduce leniency and other error with supervising training called collaboration meeting। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिशें कर रही हैं कि जो लियंसी का एरर है या जितने भी बाकी एरर है उनको कम किया जाए। सुपरवाइजर की ट्रेनिंग की जा रही है पैमाना बंदी की मीटिंग के लिए, कैलिब्रेशन मीटिंग, यानी कि उनको बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से पैमाना रखना है, क्या मैयर करना है, कैसे स्टैंडर्ड रखने हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि ये जो एरर्स हैं वो ख़त्म हो सकें। ट्रेनिंग डिज़ाइन टू मेक रेटिंग बाय डिफरेंट मैनेजर मोर कंसिस्टेंट। ट्रेनिंग का एक मकसद ये भी है कि हम जो रेटिंग है वो डिफरेंट मैनेजर से करवाएं कंसिस्टेंट तौर पे, कि एक ही मैनेजर जो है वो बार बार हर साल जो है अब इवेल्यूएट ना करें अपने एम्प्लॉय को। मुख्तलिफ जो मैनेजर्स हैं उनको इवेल्यूएट करना चाहिए एम्प्लॉय को हर साल, इसको कंसिस्टेंट बनाया जा रहा होता है, ट्रेनिंग ये भी की जा रही होती है। तो ये हमारे पास है लीनियंसी एरर। सेकेंड हमारे पास है हालो एरर।
हालो एरर कहते हैं कि आप किसी एक खसूसियात की बुनियाद पे सब पे एक ही लेवल लगा दें और एक्सट्रीम लेवल का। जैसे कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश लोग हैं, ठीक है, वो अक्सर जो मुस्लिम को एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं कि यार ये मुस्लिम तो टेररिस्ट ही होते हैं, हर मूवी में हर गेम में वो ऐसे ही दिखा रहे होते हैं, सिर्फ अपनी किसी एक चीज़ की बिना पे। तो जब एक्सट्रीम लेवल पे किसी को आप जज करते हैं तो इसको कहते हैं हालो एरर, कि आप गलती कर रहे हैं, किसी को एक्सट्रीम लेवल पे जज कर रहे हैं। द हालो एरर और इफेक्ट अकर व्हेन वन इज रेटेड आइदर एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो ऑन ऑल द फैक्टर बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ वन और टू फैक्टर। अब यही है हालो एरर या हालो इफेक्ट जो है, वो इसी चीज अक्कर, ये तभी अक्कर होता है जब आप किसी को एक्सट्रीमली हाई लेवल पे रेट कर रहे हैं या एक्सट्रीमली लो लेवल पे रेट कर रहे हैं, ठीक है, और 2 से 3 फैक्टर की बुनियाद पे, ठीक है, आपने उनको जज कर लिया कि यार ये तो ऐसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम यहाँ कह रहे थे कि मुस्लिम को कहा जाता है कि हिजाब किया करें, या ये तो बड़े स्ट्रिक्ट है, सारे मुसलमान एक्सट्रीम है, स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, यानी कि एक फैक्टर की बुनियाद पे वो सबको जज करना शुरू कर देंगे एक्सट्रीम लेवल पे। मैनेजर में आल्सो टेंड टू गिव हायर रेटिंग टू एम्प्लॉयज दैट दे देमसेल्फ हैव हायर्ड ओवर दोज हायर्ड बाय अदर मैनेजर। अब यहीं पे देखें ना, एक खसूसियात आ गई। अब मैनेजर उन्हीं एम्प्लॉयज को हाई रेटिंग देगा जिनको वो खुद हायर करता है, जबकि दूसरी जो एम्प्लॉय दूसरे किसी मैनेजर ने हायर किए होंगे उनकी रेटिंग लो होगी। तो यानी कि आप एक्सट्रीमी लेवल पे खुद अपनी मर्जी से किसी को हाई रेटिंग दे रहे हैं या किसी को लो रेटिंग दे रहे हैं, तो इस इफेक्ट को कहते हैं हालो एरर। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलैरिटी एरर। अब इसका क्या है वो हम देख लेते हैं। इवेल्युएटिंग एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द वे एंड इवेल्युएटर परसीव्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब आप एम्प्लॉई को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका जायजा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इस बेस पे कि आप खुद को कैसे परसीव करते हैं। आप अगर उस एम्प्लॉय की आदतें आपसे मैच होती होंगी, ठीक है, जैसे आप अपने आप को परसीव करते हैं कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस है तो मैं बेहतरीन हूँ, ठीक है, मुझे ये काम आता है तो मैं सबसे अच्छा हूँ, तो अगर उसमें भी ये खूबी होगी तो आप उसको अपने हिसाब से वैल्यूएट करेंगे। अगर वो अब आपके मुताबिक मैच नहीं करता होगा तो आप उसको वैल्यूएट कम करेंगे। इसको हम कह देते हैं सिमिलैरिटी एरर, ठीक है। ये तीसरा फैक्टर है जो असरअंदाज होता है अप्रेजल के ऊपर। फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास लो अप्रेजल मोटिवेशन है और फिफ्थ हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है। लो अप्रेजल मोटिवेशन, अब ये क्या है हम ये भी देख लेते हैं। इफ द इवेल्युएटर नो that a poor appraisal could significantly hurt the employee's future, particularly opportunity for promotion or a salary increase, the evaluator may be reluctant, hesitate, unwilling to give realistic appraisal. अब अप्रेजल मोटिवेशन के, अब कम अप्रेजल की मोटिवेशन को हम सेट कर रहे हैं। अब अगर इवेल्युएटर को लगता है, ये फील होता है, मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ कि अगर मैं पुअर अप्रेजल दूंगा एम्प्लॉय का तो उसके कैरियर पे, उसके फ्यूचर पे, उसकी प्रमोशन पे, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट पे काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। तो इवेल्युएटर जो है वो रिलेक्टेंट होता है, वो रुक जाता है, हेजिटेट, अनविलिंग, उसका दिल नहीं करता कि मैं पुअर अप्रेजल दूं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रेजल देता है जो कि रियलिस्टिक अप्रेजल से डिफरेंट होता है, हकीकी अप्रेजल से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अगर वो हर्ट हो गया, उसकी प्रमोशन रुक गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं लो अप्रेजल मोटिवेशन। पांचवा है सेंट्रल टेंडेंसी, मियाना रवि, दरमियाने का रास्ता चुनना, ना एक्सट्रीम लेवल पे ना हाई, ना एक्सट्रीम लेवल पे लो, दरमियाना टेंडेंसी, ठीक है, आपका जो मिजाज है वो दरमियाना चल रहा है। द टेंडेंसी ऑफ रेटर टू गिव एवरेज रेटिंग, एक मिजाज है रेटर का कि वो एवरेज रेटिंग देता है सबको। सेंट्रल टेंडेंसी अकर व्हेन अ रेटर चूज नॉट टू यूज द टू एक्सट्रीम, ये तब अक्कर होता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर, जब एक रेटर जो होता है वो नहीं चूज करता कि मैं एक्सट्रीम हाई लेवल पे पुअर दूं और एक्सट्रीम लो लेवल पे पुअर दूं। अगर ऐसा है भी सही तो वो फिर भी नहीं देगा, वो बीच में ना वो ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कहेगा किसी एम्प्लॉय को, ना वो ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल कहेगा किसी एम्प्लॉय को, बट ठीक है दरमियानी लेवल की वो करता है। ये किसी में खासियत होती है कि वो दरमियाना रास्ता चुनता है, ना किसी को ज़्यादा तारीफ करो कि वो सर पे चढ़ जाए, ना किसी की इतनी बुराई करो कि वो नाराज़ हो जाए। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एरर। आखिरी दो हमारे पास आ जाते हैं। एक है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती की गई है, इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, जब आपके पास प्रेशर आता है तो डिमांड सप्लाई का, तो किस तरह से आप टैक्सेस वगैरह बढ़ा देते हो, लेकिन इसमें अब डिफरेंट है। इसमें हम देख लेते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्या होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर अकर मैनेजर गिव हायर रेटिंग देन डिजर्व टू देयर एम्प्लॉय ईदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली।
इन्फ्लेशनरी प्रेशर तब अक्कर होता है कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। अक्सर बात का यही होता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि ये मसला जल्दी हल करो या इसको अच्छी अप्रेजल दो, इसको पुअर अप्रेजल दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं ऐसा ना हो। इंटेंशनली अनइंटेंशनली हो सकता है कि मैनेजर किसी को हाई रेटिंग दे रहा है, ठीक है, जबकि वो डिजर्व भी नहीं करता था। जितनी वो डिजर्व करता था उससे हाई रेटिंग दे रहा है, जानबूझ के या अनजाने में। Poorly trained evaluator may worry about hurting the feeling of employee that expect to be average and give the employee high rating. अगर एक poorly trained evaluator है, उसको लगेगा यार अगर मैं किसी को poor rating दे दूंगा तो उसकी फीलिंग जो है, एहसास जो है वो हर्ट हो जाएंगे, तो उसको एवरेज से बेहतर रेटिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये अब ये सही बात नहीं है। आप एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता लेकिन फिर भी उसकी रेटिंग जो है आप हाई कर रहे हो। ठीक है, रिड्यूस नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय के जो नेगेटिव पहलू हैं उनको कम कर देता है। इससे रिजल्ट जो है वो गलत निकलता है और अप्रेजल में बिगाड़ पैदा होता है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फाइनली हमारे पास आ जाता है इनएप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स फॉर परफॉर्मेंस। आप जो मेयार रख रहे हैं, मुतबादिल रख रहे हैं परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए, वो आपने जो सब्स्टिट्यूट रखे हैं वो बिल्कुल गलत रखे हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे। Inappropriate substitute for performance occur when the appraiser evaluate an employee based on factor unrelated to his or her job performance. अब inappropriate substitute गैर ज़रूरी मुतबादिल परफॉर्मेंस के लिए रखना जब अप्रेजल इवेल्युएट करे एम्प्लॉय को उन अनासिर पे जिनका जॉब के साथ ताल्लुक ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको सिगरेट पीने की आदत है। वो अपने ऑफिस के किसी कोने में जाके या कहीं पे बैठ के सिगरेट पीता है और मैनेजर को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो सिगरेट पीते हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो वो इस बेस पे उसकी परफॉर्मेंस उसको जज कर रहा है कि यार ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। या अगर कोई एम्प्लॉय कभी कभी किसी ट्रैफिक की वजह से या दूर घर होने की वजह से लेट आता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन वो लेट आने के चक्कर में उसके परफॉर्मेंस को गलत करार दे रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि वो अपना काम पूरा कर रहा है लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है और उसकी वजह से उसकी इवैल्यूएशन टोटली रॉन्ग कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनएप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस, कि आपने गलत मुतबादिल चुन रही है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के। तो यहाँ पे जो 7 फैक्टर थे जो बिगाड़ पैदा करते हैं, डिस्टॉर्ट पैदा करते हैं अप्रेजल के अंदर, वो कंप्लीट हो जाते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।